क्या हुआ? करने वाले हो कि कर चुके हो भाई? ओ नहीं, करने वाले हैं, करने वाले हैं। तो हाय आदर्श, वेलकम टू दी अंडरडॉग शो। हम लोग यहाँ पे सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं और उन लोग के बारे में जानते हैं। थैंक यू भाई। सो मेरा आपसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि आप आजकल लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, कैसे टाइम पास कर रहे यार लॉकडाउन में मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ जो मैं पहले इसके लिए मैं टाइम नहीं निकालता था। हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप विद लाइफ। एंड गिटार वगैरह बजाने का मेरे को पहले से शौक था, बट मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया उसमें। अभी गिटार बजाना सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत। गाना मैंने बीच में गाना छोड़ दिया था, अभी वापस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। थोड़ा वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जो बीच में वो भी इग्नोर कर रहा था। तो हाँ यार, बिजी रखता हूँ अपने आप को, 4 से 5 घंटे काम में बिजी रखता हूँ अपने आप। हम लोग थोड़ा बहुत रिसर्च किए तो हम लोग को पता चला कि आप भी जमशेदपुर से हैं। तो हाँ आप अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, कैसा था वहाँ पे और सब कुछ? यार, चाइल्डहुड तो बहुत ही अमेजिंग था। मैं एक्चुअली जमशेदपुर में मांगो करके जो एरिया है वहाँ पे आशियाना एनक्लेव करके कॉलोनी है। तो मैं आशियाना एनक्लेव में मतलब आई स्पेंट लाइक 8 8 इयर्स ऑलमोस्ट वहाँ पे, अच्छा। 1999 to 2007। अच्छा। और वो मतलब मेरे शायद लाइफ का सबसे बेस्ट था। बहुत सारी अतरंगी चीजें करते थे यार। मतलब बैक इन द डे तो मतलब आई एम श्योर वी आर जनरेशन को टीवी का क्रेज उतना था नहीं। नहीं। और गिने चुने कार्टून आया करते थे, तो सिर्फ रात को 1 घंटा टीवी था। हाँ। उसके अलावा पूरा दिन घर के बाहर ही। बढ़िया। तो मतलब हाँ, कुछ ना कुछ करते रहते थे यार। साइकिल चलाते रहते थे, और फिर मतलब कहीं डिमना विमना साइड निकल गए दोस्तों के साथ साइकिल पे ही। सही। या हर शाम को छुपा छुपी चेन चेन वगैरह खेलना। बढ़िया। जुबली पार्क करके एक एरिया है, वो काफी सुंदर जुबली लगता है पार्क सच में। जी। हाँ। तुम रांची से हो ना? हाँ, हम रांची से गए नहीं कभी जमशेदपुर, लेकिन थोड़ा बहुत सुने कि ऐसा ऐसा। मेरी मम्मी जमशेदपुर से है, तो वो बताती रांची से नहीं गए हो? तुम तो मतलब एकदम स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट जैसा, यू आर लिविंग अंडर अ रॉक। है। 1.5 घंटा बस पकड़ो, निकल जाओ। हाँ सही है। जमशेदपुर में एक्चुअली बात, वो छोटा शहर में जो वहां से बिलोंग करता है, वो लोग को उस शहर के बारे में बहुत स्पेशल फील होता है। बहुत बहुत। बहुत नॉस्टैल्जिया। क्या ही बताए, कहीं भी चले जाए वो जगह ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, है ना? मतलब बॉम्बे में 13 साल हो गया, बट मैं अभी भी मेरे से कोई पूछता है कि तुम कहाँ से हो, बोलते जमशेदपुर से। बढ़िया बढ़िया। ये अपना हम लोग का वहाँ पे हम भी तो चलता है। वहाँ पर मैं नहीं बोलते थे, वहाँ हम बोलते थे। मैंने बोल के बॉम्बे करप्ट कर दिया। पहले तो हम करके ही बात नहीं, करता था वो मैं। तो है कि हाँ, पकड़ लेता है आदमी लिंगो जहाँ जाता है। यार पकड़ना पड़ता है, पकड़ लेना। जिद्दी रहकर ढीठ रहकर हम ये कर सकते हैं कि नहीं, हम ही बोलेंगे, बट फिर वो नुकसान देता है सही काफी बात है। चीजों में, काम वाम में। हाँ हाँ। फिर बिकॉज देन इफ यू स्पीक स्पेसिफिक वे, फिर आपको स्टीरियोटाइप करने लग जाता है कि अरे इसको तो सिर्फ बिहारी रोड के लिए बुलाएंगे, क्या ही करे ये सबसे। वैसा टाइप। हाँ। तो फिर और उसके ऊपर से मैं जिस स्कूल में गया था वहां पे भी ऐसे लोग काफी अम्यूज रहते थे कि भाई ये कहाँ से जंगल से उठ के आया बच्चा जो ऐसा बात करता है। मैं एक टाइम था बॉम्बे, अच्छा। और जिस स्कूल में गया, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ बॉम्बे में, वहां पे केवल अंग्रेजी में बात करते हैं लोग, ज्यादातर लोग। मतलब हिंदी भी नहीं? हिंदी मतलब रेयरली। और जैसे कि अपने साइड ये होता है कि तुम किधर से भी आओ, तुम हाँ जितने अमीर हो, मतलब जो भी तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन हो, हाँ तुम स्कूल में हिंदी में बात करना है। टीचर लोग से ठीक है कभी इंग्लिश में बात कर लिया, बट हाँ। दोस्तों में तो हिंदी में ना बात करोगे। सही बात है। यहाँ पे आके सर आज ये सीन हो गया कि वो कहते हो गए कि यार ये बड़ा अजीब तरीके से हिंदी में बात करता है, ये हम करके बात करता है। अरे तो फिर थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा केस वेस किया गया मेरा। तो फिर मेरे को लगा चलो यार, मैं अपने आप को ढाल लेता हूँ कि बॉम्बे के हिसाब से, और मैं दूसरे मैं से बात बोला करने हाँ। लग जाता हाँ। हूँ। तो फिर वो करना कॉम्प्रोमाइज। मुंबई आए तो कैसे आप यहाँ पे सेटल हुए, कैसे आप स्टार्ट किए ऑडिशन देना? हम एक्चुअली बॉम्बे ऑडिशन देने, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था एक्टिंग वैक्टिंग से। मैं बेसिकली, मेरे फादर जो है गवर्नमेंट बैंक के लिए काम करते थे, अच्छा। तो उनका ट्रांसफर हो गया बॉम्बे। तो अच्छा। माय फैमिली डिसाइडेड टू शिफ्ट, पूरा फैमिली। हम्म। और मैं बचपन से क्लासिकल म्यूजिक वगैरह सीखता था, तो उनको ऐसा था कि यार चलो बढ़िया है, बॉम्बे अगर शिफ्ट हो जाए हाँ। तो शायद, कि बचपन में मेरा यही एम्बिशन था कि मेरे को प्लेबैक सिंगर बनना था। अच्छा। तो उनको ऐसा लगा कि बॉम्बे का शिफ्ट हो जाए फैमिली, तो शायद इसके प्लेबैक सिंगिंग के करियर को भी शायद ज्यादा चांस
सक्सेस हो, इसलिए मैं शिफ्ट हुआ। एक्टिंग तो कंप्लीटली हैपेंड बाय फ्लूक आई वुड से। हमको बस कहानी बोलने में बहुत मजा आता था, तो हम बहुत झूठ बोलते थे यार बचपन में ना, मतलब कंपल्सिव लाइन का प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, इतना पता नहीं था टर्म्स, फैंसी टर्म्स। अब जब मैं सोचता हूँ कि शिट यार, मैं तो कंपल्सिव लाया था बचपन में, घर पे दोस्तों के साथ, और मैं झूठ एंटरटेनमेंट के लिए बोलता था। मतलब अभी जैसे कि कोई सिंपल सा मेरे को किसी ने एक चीज पूछा कि ये क्यों हुआ, अब मैं सीधा उसका जवाब दे सकता हूँ, हाँ। बट मैं नहीं दूंगा कि मेरे को एक कहानी बनाना है उसके अराउंड, और वो कहानी बनाने में मेरे को ट्रिक इसलिए मैं बोल दूंगा थोड़ा मसाला लगा के। हाँ, थोड़ा मसाला लगा के, थोड़ा एग्जैजरेट करके लोग करता है, बट मेरे को बहुत मजा आता है। अरे बढ़िया। तो अब मतलब मेरे को लगता है कि शायद वहां से अगर मैं जोड़ूं कि मैं क्यों इवेंचुअली अभी, मतलब मेरे को एक्टिंग करने में इतना मजा आता है, तो मैं वही एक कनेक्शन जोड़ पाता हूँ कि शायद बचपन में जो मेरे को कहानी बोलने मजा आता था, वहां से शुरू हुआ कहीं। अच्छा, जैसे यहाँ पे आए थे तो आपको माय नेम इज खान सबसे पहला प्रोजेक्ट मिला था, कैसे हुआ ये सबसे? यार तो मैं एक्चुअली कहते एक्टिंग का शुरुआत में ऐसा हुआ कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, मैं गाना गा रहा था। बॉम्बे फेस्टिवल करके एक इवेंट होता है, तो मैं 2007 या 8 की बात है, और कोऑर्डिनेटर्स करके एक ब्रीड ऑफ पीपल हुआ करते थे पहले। अच्छा। इन द इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर्स वर बेसिकली द मिडिलमैन बिटवीन कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स। अच्छा अच्छा। कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है एक्टर को कास्ट करना, हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर को ढूंढने कैसे, तो उसके लिए वो लोग डायरेक्टली ना ढूंढकर कोऑर्डिनेटर को पकड़ते थे जिसके डेटाबेस में बहुत सारे एक्टर। अच्छा। अब कोऑर्डिनेटर रेयरली मतलब है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आज के जमाने में यू आर वेरी इंटिमेटली नो ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स, दे आर मच अप्रोचेबल टू इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो ऐसे किसी कोऑर्डिनेटर ने मेरे को परफॉर्म गाना गाते हुए वहां देखा, और मेरे को ऐसे ही पूछ लिया कि तुम एक्टिंग करना चाहते हो क्या? मैंने बोला हाँ करना चाहता हूँ, मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरे को पूछा तो मैंने बोल दिया हाँ टीवी भी करेंगे, करके देख लेते हैं क्या होता है। क्या होता है। तो बस यार ऐसे ऑडिशन देना शुरू किए, और हाँ बहुत सारे चीजों के लिए मैंने ऑडिशन दी। शाहरुख खान के बेटे के रोल के लिए ऑडिशन किया गया था। अच्छा। तो वो मेरा ऑडिशन बहुत गंदा गया था। अच्छा। पापा सिखाते हमको कैसे करना है वो सीन, तो बहुत गंदा गया था। क्या बात कर रहे हैं पापा, तुम सोच रहे पापा लोग इतने धुरंधर एक्टर होते हैं कि क्या बोले। उसके बाद वो जब रोल नहीं मिला मेरे को, तो फिर 5-6 महीने बाद दोबारा मेरे को धर्मा प्रोडक्शन से कॉल आया। अच्छा। कि वो शाहरुख खान के बचपन के रोल के लिए ऑडिशन करते हैं। तब मैंने दोबारा ऑडिशन दिया, और फिर इस बार मेरा हो गया। बट तो आज तक लगता है कि सारा मेरे को दिया क्यों, क्योंकि कोई भी कर लेता है वो ऑडिशन बस ये था कि मेरे को एक चेयर जो है वो प्रिटेंड करना था कि मैं स्क्रू ड्राइवर से चेयर ठीक कर रहा हूँ। अब पता नहीं यार, कुछ उनको अच्छा लग गया मेरे बारे में और मेरे को ले लिया, वरना ऑडिशन आई नहीं। बहुत वाह, क्या चेयर ठीक करता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उस फिल्म में कुछ फायदा हो गया, या मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वो फिल्म की शूटिंग की 2009 में, और उसके बाद नेक्स्ट वर्क दैट आई डिड वाज इन 2011। 2 साल तक मैंने कोई काम कुछ नहीं किया, और वो भी जो 2011 में भी मुझे मिला वो इसके वजह से नहीं मिला। बट मेनली ना आज भी जब मैं किसी को बताता हूँ अपने बॉडी ऑफ वर्क के बारे में, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो माय नेम इज खान के बारे में होते हैं, जो जिसमें मेरा 2 मिनट का रोल था। आप थोड़ा बहुत ना शाहरुख खान जैसे हल्का सा मैच करता है, शायद इसीलिए आपको लिया होगा, हो सकता है। हाँ, मतलब आप जब थोड़ा छोटा बाल रखते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका वैसा शाहरुख खान जैसा लुक रखता है। हो सकता है, मेरी मम्मी भी ऐसा बोलती है, बट हमको नहीं लगता है, बट मम्मी भी ऐसा बोलती है कि तुम्हारा है शाहरुख खान। अच्छा। तो हम क्लासिकल म्यूजिक सीखते थे, तो आजीवासन में अपने आप को एनरोल करते थे। आजीवासन का ये सुरेश वाडकर करके बहुत फेमस महाराष्ट्रियन सिंगर है, वो ये एकेडमी चलाते हैं। हाँ। अच्छा। तो फिर हाँ, तो उनके एकेडमी में सीखना शुरू किया, और उनकी जो वाइफ है पद्मा वाडकर, एक जमाने में फेम गुरुकुल का एक शो था जिसमें अरिजीत सिंह नहीं आया था उससे पहले। जजेस तो 3-4 थे, उसके अलावा 2 टीचर्स जैसे कुछ पोजीशन किसी को दिया, उसमें एक जो थी पद्मा वाडकर थी मेरी। अच्छा। पद्मा जी मेरी टीचर थी वहाँ पे, और उनको मेरा आवाज वगैरह बहुत पसंद आया।
अच्छा। हम सीखना शुरू किया। तो वो हमको एक दो फिल्म में भी गवाई, मतलब उस टाइम हम प्लेबैक सिंगिंग किया हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट से एक फिल्म आया था सुभाष घई का, अनिल कपूर के साथ, उसमें हम सुखविंदर सिंह के साथ एक गाना गाए थे। और फिर इलाईराजा का एक साउथ का डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके फिल्म में गाना गाए थे। तो ऐसे 2-3 अपॉर्चुनिटीज मेरे को बोली थी जब वहाँ अच्छा। सीख रहे थे हम। अच्छा, हाँ। बढ़िया। कोई जो नया एक्टर आता है जैसे मुंबई, तो क्योंकि बहुत क्राउडेड जगह है, आदमी आराम से वहाँ पे बुला सकता है, प्लस कोई इनकम का अगर सोर्स नहीं हो तो सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल है वहाँ पे। तो जैसे कोई नया एक्टर आता है तो उसको आप ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे कि तुमको पहले आके वहाँ पे क्या करना चाहिए कि वो अपने आप को सस्टेन भी कर ले और ऑडिशन भी जो है वो सब भी उसका हो जाए? अपने आप को सस्टेन करने, मतलब ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे को लगता है थिएटर करना किसी भी एक्टर के लिए काफी जरूरी होता है, स्टेज करना। अच्छा। और हम सबको पता है कि इंडिया में थिएटर इज नॉट अ वेल पेइंग जॉब। तुम्हें 1000 रुपए मिलते हैं और तुम एक शो के लिए तुम कई दिन रिहर्स करते हो, 1 महीना रिहर्स करते हो, शायद 40 दिन रिहर्स करते हो। तो द वे टू सर्वाइव मैं कहूँगा इज टू एक्ट ऑन कैमरा। तुम थिएटर साइड बाय साइड कर सकते हो, किसी ग्रुप से जुड़ सकते हो, ताकि तुम रेगुलरली तुम्हें प्रैक्टिस, तुम्हारी मशीन जो है वो वेल ऑयल्ड रहे। बट टू सर्वाइव एंड सिंस बॉम्बे इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत अनरीजनेबली एक्सपेंसिव। तो उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। काफी लोग ये भी करते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट बनना है। हाँ, अभी अभी फिलहाल तो ये चीज़ भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है कि कास्टिंग डायरेक्टर के अंडर में अगर आते हैं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसा। हाँ, मतलब अभी ये न्यूज़ में ज्यादा पब्लिश हो रहा है, बट ये चीज, ये ट्रेंड काफी सालों से चलता आ रहा है, मैं देखता हूँ। अच्छा। अच्छा। उससे जो ये करते हैं। अच्छा। तो हाँ, उसमें ये है कि पैसे तो तुम्हें खास मिलते नहीं है इनिशियली, barely enough to pay your rent, barely। बट ये जरूर होता है कि अगर तुम डिसेंट एक्टर हो तो तुम्हें एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि फलाना जगह इसका कास्टिंग चल रहा है, हमारे यहाँ ये चल रहा है। तो तुम अपने, शायद जो तुम्हारा बॉस है या जो कास्टिंग एसोसिएट है, तुम उसको बोल सकते हो कि सर मैं भी देना चाहता हूँ इसकी ऑडिशन। अच्छा। जो आउटसाइडर एक्टर जो नहीं किसी कास्टिंग एजेंसी से जुड़ा है, उसको वो क्योंकि सबसे बड़ा मेरे को लगता है जो वैनिटी है, वो हमारे जो बॉम्बे में सबसे ज्यादा वैनिटी है एज एन एक्टर, मेरे को लगता है वो इन्फॉर्मेशन का वैनिटी। 90% जो नए एक्टर्स आते हैं उनको पता भी नहीं होता कि किसका ऑडिशन कहाँ चल रहा है और कैसे ऑडिशन दे। तो हाँ यार, ये एक उपाय, ये एक सोल्यूशन तो नहीं कहूँगा, बट ये एक रास्ता है शायद कहीं ना कहीं करने का। बट देन अगेन देयर इज नेवर वन, क्या बोलते हैं, देयर इज नेवर वन आंसर टू दिस क्वेश्चन। सबका रियलिटी अलग है, सबका जर्नी अलग है, सब तुम्हें अलग बताएंगे कि हमारे साथ ये हुआ तो ये, इसके वजह से ये हो गया, और कोई दूसरा आदमी तुम्हें और कुछ बताएगा। जब मैं एक्टिंग करना शुरू किया, मैं एक्टिंग को सीरियसली लेता भी नहीं था। मैं स्कूल में था, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड। उस टाइम तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एक्टिंग है। मैं अपनी मम्मी के साथ जाके ऑडिशन देना 10 स्टैंडर्ड तक। तो उस टाइम मैंने इतने ऑडिशन दिए कि वही कास्टिंग डायरेक्टर्स जो उस टाइम काम करते उसमें से बहुत लोग अभी भी काम करते। अच्छा। ओवर द इयर्स मेरी रेपुटेशन ऑफ ऑडिशन के वजह से उनके साथ पहचान। अच्छा, तो काफी मतलब एक लंबा ऑडिशन का फेज हुआ, उसके बाद आपको ऐसा स्टेबल काम मिलने लगा? मतलब कम से कम नहीं भी तो मैंने 400 ऑडिशन तो दे ही दिए होंगे आज तक, 400-500 ऑडिशन। उसमें से मैंने कितना काम किया, 50-60 चीजें मेरी कन्वर्ट हुई है। तुम रेशियो जोड़ के देखो कि क्या हमारा टर्नओवर रेट है। बहुत मुश्किल है यार, बहुत कंपटीशन है। और मेन पता है, और ये ग्राइंडिंग से ना लोग थोड़ा भाग जाता है, क्योंकि उन लोग के लिए बहुत सरप्राइजिंग भी है ना, कि क्योंकि वो लोग देखता है कि ऐसा ऐसा लोग करता है तो फिर उन लोगों को काम मिल गया। लेकिन यहाँ ग्राइंडिंग प्रोसेस बहुत कम लोग को पता है शायद कितना है उसमें, कितना आपको You need incredible patience। और मेरे को लगता है पार्ट ऑफ द रीजन मेरे को काम इसलिए मिला वो बिकॉज मेरा बॉम्बे में घर था। मेरे जेब से रेंट नहीं जा रहा था, मेरे मम्मी पापा रेंट भर रहे थे। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे को लगता है, कोई भी बंदा जो एक्टर बनना चाहता है और जो किसी और शहर से बॉम्बे आता है, रेंट तो सबसे ज्यादा होता है यार बॉम्बे। रेंट तो अभी आज ही एक फ्रेंड से बात कर रहे थे तो वो बताए कि वो एटलीस्ट 35,000 दे दिया है सिर्फ 1 BHK। हाँ, मैं अपने 1 BHK के लिए 42,000 देता हूँ। बाप रे, बहुत बंदे के लिए शेयर करता हूँ। तो ये तो है यार, ये एक्सपेंसिव है। तो मेरे को लगता है पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई आई कुड सॉर्ट ऑफ फोकस ऑन माय गोल वाज बिकॉज़ आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट रेंट। वो मेरा एक थोड़ा कम
कम, स्ट्रेस मेरा कम है उस चीज़ पर। हाँ, वो एक चीज़ बहुत लोग को जानना ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग फिर इस प्रोसेस में फंस जाएगा कि क्या करें, है ना, पैसा कमाएं या ये करें। अगर आप एक एक्टर है, आपको कोई सीन मिला है, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के लड़के का ही मिला है, आप उस कैरेक्टर को करने के लिए कहीं पे ना सोचते हैं कि हम ऐसे थे उस समय, तो हम उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे अपने इस कैरेक्टर में। अब जैसे मेरे को कोई रोल करना है जिसका कभी मेरे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, जैसे किसी साइकोपाथ का, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या मेथड रहता है? यार एक तो ये होता है कि आप अपना पर्सनल मेमोरी एक्सेस करते हो, जैसे तुमने कहा कि अगर स्कूल के बच्चे का ये, तो तुम अपना पर्सनल मेमोरी एक्सेस करते हो कि अच्छा मैं स्कूल में कैसे था, अच्छा मेरे साथ फलाना ये इंसिडेंट हुआ था और मैं ऐसे टाइप का जो है लड़का था। दूसरा एक चीज होता है बोरोड एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली इसीलिए मेरा लगता है एक्टर आपका ऑब्जर्वेशनल होना और एम्पैथेटिक होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एन एक्टर कैन नॉट प्रिटेंड टू बी इंटरेस्टेड इन पीपल, ही हैज टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल, ही हैज टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल, ऑब्जर्व देम एंड एम्पैथाइज देम, तभी आप एक्टिंग कर सकते हो। तो अगर साइकोपाथ का रोल है, कभी ना कभी तो जिंदगी में, जैसे रांची में भी सिग्नल विग्नल का हम देखते हैं ना, ऐसे लोग जो होमलेस है, उनका कोई घर वर नहीं है, कपड़े उनका चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मतलब वैसे टाइप की चीजें मेरे को लगता है बहुत हेल्प करती है। जब आप गौर से अपने सराउंडिंग्स को देखते हो, आपको कॉन्स्टेंटली मटीरियल जो है मिलते रहता है। अच्छा। ये इंसान पे डिपेंड करती है कि वो अपने सराउंडिंग से कितना अब्सॉर्ब कर रहा है। तो एन एक्टर हैज टू बी लाइक अ स्पंज। अच्छा। सब कुछ सोख लो, अपने जो भी देख रहे हो सोखते रहो। अच्छा। कभी ना कभी वो चीज हो गई। आप अपने करियर में अभी काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ भी कर रहे हैं और थोड़ा सा मेन स्ट्रीम चीज़ भी कर रहे हैं, तो आप अपने स्क्रिप्ट को किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल? यार स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करने वाला औकात तो मेरा है नहीं अभी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये जरूर है कि अगर मेरे को कुछ पसंद नहीं आया तो मैं ना बोलने की हिम्मत रखता हूँ। अच्छा। काफी बार ऐसा भी होता है कि मुझे पैसों की खुद भी जरूरत होती है, पर फिर भी मेरे को लगता है कि यार मुझे अगर ऐसा काम नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है। अब सही और गलत क्या है, ये तो बहुत बहुत सब्जेक्टिव चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो अप्रोच है वो सही है, बट हाँ कोई कोई स्टोरीज होती है जो मुझे उतनी अपील नहीं करती और मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे ऐसी कहानियों का पार्ट नहीं हूँ। और पर ज्यादातर तो यार मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं होता है कि मैं चूज कर पाऊँ या ऐसा कुछ। मैं 90% ऑफ द टाइम जो मेरे को अगर कोई अप्रोच करता है कि भाई इस चीज का ऑडिशन है, क्या आप ऑडिशन देना चाहते हो, मैं ऑडिशन दे देता हूँ। अच्छा। ऑडिशन में दे देता हूँ, उसके बाद जो है फिर देखा जाएगा सिलेक्ट हुआ। अब ऑडिशन देना एक इज पार्ट वन ऑफ द एंटायर प्रोसेस। जैसे मैंने 10 चीज के लिए ऑडिशन दिया, उसमें से मेरे को 1 रोल मिलेगा या 2 रोल मिलेगा। मेरा कन्वर्जन रेशियो वही है, मतलब उससे ज्यादा मैं ऐसा नहीं कि मैं 10 चीज के लिए ऑडिशन दूं तो 10 पे 10 हो जाएंगे। हाँ। और मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूं जहाँ पे बिना ऑडिशन के मेरे को रोल मिल जाए। अच्छा। नहीं, वो तो यार बहुत बाद में आता है वो, मतलब फ्रैंकली वो शायद तभी आता है जब आप क्या बोलते हैं, जब एक कमर्शियली डिपेंडेंट एक्टर होते हो। जैसे आप ऐसे एक्टर होते हो जिसके वजह से पब्लिक जो है फिल्म देखने आती है और बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म का बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ तक कि बड़े जो कैरेक्टर एक्टर लोग हैं ना, जो सौरभ शुक्ला टाइप के एक्टर लोग हैं, जो भी हम एक्टर जिनको देखते हैं, वो सब भी ऑडिशन देते हैं भाई आज भी। अच्छा। उनको भी बुलाया जाता है ऑडिशन में। हाँ। सिर्फ जब तक कि सिर्फ तुम विकी कौशल टाइप के आदमी नहीं बन गए हो, या मतलब कार्तिक आर्यन अभी बहुत चल रहा है, वैसे टाइप के आदमी बन गया हो जिसकी वजह से फिल्म देखती आ रही है जनता, या तो हर एक्टर को ऑडिशन देना पड़ता है। एकदम एब्सोल्यूट ग्राइंडिंग हमेशा होता ही है इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रियलिटी है इस जगह का। आप एक शॉर्ट फिल्म भी किए थे, क्लीन शेवन, जो कि मैडली का पार्ट था, ये मैडली एंथोलॉजी जो था, तो उसमें आपको अनुराग कश्यप और राधिका आप्टे के साथ भी काम करने को मिला था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो कुछ डिफरेंट माहौल था क्योंकि इंटरनेशनल मूवी भी था, और उसके बाद कैसा सीन चेंज हुआ आपका? इंटरनेशनल मुझे उस टाइम तो नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल एंथोलॉजी का पार्ट है। उस टाइम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं कि मैं अनुराग कश्यप के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है 90% ऑफ द डे जैसे मैं भी उनका डाई हार्ड। मैंने फतेहपुर और कितने बार ब्लैक फ्राइडे और गुलाल वगैरह देखा है। तो हाँ यार, ये तो काफी अनरियल चीज था मेरे लिए जब मैं उनके फिल्म में काम कर रहा था उनके साथ। और मुझे याद है कि मैं
लिए अपने हर कैरेक्टर के लिए बहुत प्रिपरेशन में मैं बहुत मानता हूँ, तो उससे एक तरीके से कंफर्ट भी मिलता है जब मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो मैं उस चीज को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट था, और फिर अनुराग सर को मेरे काफी सवाल थे, तो मैंने उनको फोन करके ऐसे पूछा कि सर ये है, तो वो कहते कि यार तुम ये सब का टेंशन मत, तुम घर आ जाओ। उन्होंने मेरे को अपने घर बुला लिया और फिर हमने बस चिल किया भाई, हमने सिर्फ 2 घंटे बकैती काटा। क्या बात कर रहे हैं? बिफोर द शूट हमने फिल्म के बारे में कुछ बात ही नहीं, हमने बस जिंदगी के बारे में बात किया। मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उनके जिंदगी के बारे में। He got to know me a little better. शायद उनका यार वो he's a very unique director. The way he approaches with actors, it's very unique. I have rarely seen somebody like that. Because एक तो वो तभी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं जब उनको पूरा भरोसा होता है कि एक्टर डिलीवर करेगा। अच्छा। या मेरे जैसे डायरेक्टर के लिए ये रेडी है, तो लगता है कि वो ये सब बहुत देखते हैं कि किस एक्टर में इम्प्रोवाइजेशन करने की जो है, कौन एक्टर इम्प्रोवाइज कर सकता है, कौन ओपन है अगर एक्टर इम्प्रोवाइजेशन एंड स्टफ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर उसका बंदे होते हैं जो इम्प्रोवाइज नहीं करना चाहते, दे स्टिक टू द लाइन। तो हाँ यार, लकीली उन्होंने मेरे अंदर शायद ये कुछ देखा और फिर ही गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत कमाल शूट था यार। आई शॉट विद हिम फॉर 7-8 days एंड मतलब इतना फ्रीडम मेरे को दिया उन्होंने एज एन एक्टर, मेरे को छोड़ देते थे वो। मतलब बोलते थे मैं ये सीन है, फिर मैं उनके साथ डिस्कस करता था, फिर बोलता था अभी तुम्हें इसको जैसे करना है करके करो, जैसे तुम्हें सही लगे। और फिर अगर मैं करता और उनको सही नहीं लगता तो फिर तो आके बोलते हैं क्या सही नहीं। तो जैसे अगर श्रीदेवी मैम हो गई या मनोज सर हो गए या कुमुद मिश्रा सर हो गए, तो अगर आप इन लोग के साथ एक्टिंग कर रहे हैं तो कुछ प्रेशर भी ऐसा रहता है क्या कि हम इन लोग के लेवल को मैच कर पाएंगे या नहीं? यार लेवल का तो पता नहीं भाई मुझे, बट बात ये कि ये सब चीजें तो मैं भूल जानी होती है एक्टर, क्योंकि ऑन सेट या ऑन स्टेज एवरी एक्टर इज इक्वल। व्हेन आई एम ऑन सेट एंड व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग ऑन कैमरा विद एनी एक्टर, मेरे लिए वो मनोज वाजपेयी नहीं है, मेरे लिए वो दिवाकर है जो मेरे फादर है। अच्छा। तो मैं उनको वैसे ही देखता हूँ यार, मैं उनको ऐसे नहीं सोचता हूँ कि मैं मनोज वाजपेयी के साथ ये सोचने लग जाऊँ तब तो मैं कैसे ही काम करूँगा। बचपन तो मैंने मनोज वाजपेयी के साथ फैंटेसाइज किया, अगर सडनली आकर मेरे सामने मैंने बोला मनोज वाजपेयी के साथ में काम किया तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। एक बार काम करने लगो तो फिर तुम्हें रियलाइज मतलब तुम्हें समझ में आता है कि ये सब चीजें कैसे डील किया जाए। बट हाँ, डेफिनेटली यू हैव टू लुक एट देम एज कैरेक्टर्स एंड नॉट द पीपल दैट दे आर ऑफ, उनके साथ कैसे बिहेव करना। अच्छा। और ये सेम चीज़ मतलब मनोज सर और श्रीदेवी मैम इन लोग के साइड से कैसा होता है? वो लोग आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं कि छोटा नया एक्टर है या अच्छे से? बहुत ही दोनों बहुत ही काइंड लोग हैं, बहुत रिजर्व्ड थी वो, काफी प्राइवेट इंडिविजुअल थी, बट नेवरदलेस वेरी काइंड। और मनोज सर भी बहुत सिंपल आदमी है यार, बहुत। और मतलब वही है ना कि एक आदमी का कैरेक्टर मेरे को लगता है सबसे बढ़िया तभी आप जज कर सकते हो जब आप देखते हो कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे ट्रीट करता है। मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट ट्रेट है यार। हालांकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बहुत सक्सेस अचीव किए और हम्बल नहीं है, पर मेरे को लगता है ये पर्सनली मेरे को लगता है ह्यूमिलिटी होने से ना सुकून होता है, एक मेंटल पीस होता है, तो अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होता लाइफ। कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चाहिए चीज़ों को, सिंपल रखो हमेशा। आप अभी रिसेंट में फिर जमशेदपुर गए कि मतलब लॉकडाउन के पहले? लॉकडाउन हम 2000 हाँ अभी तो थे जमशेदपुर, 2020 जनवरी में जमशेदपुर। अच्छा, आप जाते रहते हैं मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दिए जाना है ना? अच्छा, बड़ी बहुत परिवार है जमशेदपुर। अच्छा, तो रांची आप आए कि नहीं फिर कभी? इनफैक्ट हम इस बार जब आए थे जमशेदपुर 2019 में, हम पिछले 1 साल में 2 बार आए जमशेदपुर रांची। 2019 जुलाई में हम आए थे रांची, हम बाइक टाइगर का रिसर्च कर रहे थे। अच्छा। तो उस टाइम जिस दोस्त के गांव जा रहे थे वो रांची से 3-4 घंटे और अंदर पड़ता है। अच्छा। तो दोस्त का रांची में भी घर है, तो उसके घर हम रुके रांची में 3-4 दिन, और फिर वहां से हम लोग फिर इंटीरियर में बस पकड़ के निकले। तो आपको देखता है रोड पे लोग तो अभी बोलता है कि अरे देखें यार ये तो अंकित है हॉस्टल डेज वाला? नहीं क्या बात। हॉस्टल डेज
कॉन्फिडेंस था निकला नहीं था, बट कभी कभी हो जाता है, एयरपोर्ट पे कोई पहचान लेता है तो कुछ कभी कभार। अप्रिसिएशन ऐसा कुछ करता है या? हाँ मतलब यही बोलता है कि बहुत लोगों को तो ये भी स्ट्राइक नहीं होता है कि मैं हूँ कौन, उनको बस लगता है कि कहीं पर को देखा है तो। अच्छा। ऐसे फनी स्टोरी हुआ था मेरे साथ एक बार कि पृथ्वी थिएटर करके बॉम्बे में ना बहुत फेमस जगह है, तो पृथ्वी थिएटर में क्या बेसिकली प्लेज वगैरह वहाँ पे स्टेज करते हैं। हाँ। तो एक बंदा आया मेरे पास और बोलता है कि भाई मैं आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ। बोला हाँ जरूर भाई। तो फिर बड़े हंसी खुशी उसने फोटो खिंचाया मेरे साथ और फिर बोलता है कि भाई मैंने आपको कहाँ देखा है। तो मैंने बोला यार ये बढ़िया मैंने फोटो भी खींच लिया मेरे साथ और तुम्हें पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, तो खींच जस्ट इन केस खींच लिया, कहीं देखे होंगे डालेंगे, लोग समझ जाएगा अगर जानता होगा। वही तो निकले शायद उसकी क्या है, कैसा लोग है, कम से कम आइडल को जानो। बहुत मजेदार लोग मिलते हैं। खतरनाक। एक और मेरे को क्वेश्चन था आदर्श आपसे कि आप तो अभी फिल्म इंडस्ट्री एटलीस्ट ऊपर से देख चुके हैं कि कैसा प्रोसेस है वहाँ पे। हम लोग अभी एकदम लोअर फॉर्मेट में हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म बना रही हैं, झारखंड में रीजनल बनाते हैं। हम लोग को देख के लगता है कि बहुत मतलब शायद स्ट्रगल है, बहुत ऊपर जाने में बहुत मुश्किल है। बट आप वहाँ से देखे हुए तो आप हम लोग को क्या गाइड कर सकते हैं कि हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि हम लोग अपने जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें हम लोग शॉर्ट फिल्म्स और ये सब फिलहाल रीजनल ही बना रहे हैं, तो वो अप्रोच हम लोग का सही है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में, या हम लोग को अपना होराइजन वाइड करके मुंबई भी आना चाहिए? नहीं यार ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा विजन क्या है। अच्छा। तुम्हारा गोल क्या है। अगर तुम खुश हो तो झारखंड में फिल्म बनाते हो, तुम खुश हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। बट अगर तुम्हारा विजन ये है कि एक दिन मैं जो है नेटफ्लिक्स के लिए एक शो डायरेक्ट करूँ, तो उसके लिए जो है मेरे को लगता है कि रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मेरे को लगता है कि इट्स जस्ट अबाउट डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड देन वंस यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट चीजें अपने आप मटेरियलाइज होने लग जाती हैं। द पॉइंट इज दैट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा विजन क्या है। अच्छा। तुम एक बार वो क्लियर अपना कर लो कि हाँ मुझे ये करना है, फिर तुम अपने आप तुम फिगर आउट कर लोगे उस चीज को। अभी जैसे कल को तुम आओगे यहाँ पे, ठीक है, तुम बोलोगे कि जैसे यू नो इफ फॉर एग्जांपल यू कम टू बॉम्बे, यू मैसेज मी कि ब्रो अगर तुम किसी ऐसे राइटर या डायरेक्टर किसी को जानते हो जिनको किसी असिस्टेंट की जरूरत है, तो मैं तुम्हें 2-3 फलाना लोगों के पास बोलूंगा कि यार फलाना जो बढ़िया बंदा वो खोज रहा है किसी को, सो देन यू विल गो स्पीक टू हिम। ऐसी होती है यार, ये चीजें ऐसी बनती हैं, इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग अगर यहाँ रांची में फिल्म बना रहे हैं तो हम लोग अपने फिल्म को टिफ जैसा जगह अगर अच्छा बन गया तो टिफ जैसा जगह ये सब में भेज पाए? क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। वो तो नहीं ये देख रहे ना कि तुम रांची से भेज रहे हो या तुम कैलकाटा से भेज रहे हो, बॉम्बे से भेज रहे हो। तुमको तो बस फर्क क्वालिटी कहता है। हाँ। इनफैक्ट रुख कैसे बनी, रुख जो जब कंसीव हुआ था इसका आइडिया, जब रुख इज ओनली फिल्म जिसके लिए मैंने ऑडिशन नहीं किया था। अच्छा। और कंप्लीटली फ्लूक बाय फ्लूक ये हुआ था कि रुख बनने के 1 साल पहले जो डायरेक्टर हैं ही वांटेड जस्ट शूट अ ट्रीटमेंट सीन। उनके पास रुख का जो है आइडिया वो ब्रॉडली था, पर उनको पहले ट्रीटमेंट शूट करना था 10 मिनट का। तो 10 मिनट के ट्रीटमेंट शूट के लिए वो एक्टर ढूंढ रहे थे। तो somebody got in touch with me and I said ठीक है मैं करूंगा ये। और ये मैंने उस टाइम इसलिए किया क्योंकि मैं फाइनल ईयर कॉलेज में था और मुझे कुछ 9-10 हज़ार रुपए मिल रहे थे, इसके लिए मैंने बोला कर लेता हूँ। अच्छा। मेरे को जरा भी आइडिया नहीं था कि ये फिल्म बनने वाला है। अच्छा। तो फिर हमने ट्रीटमेंट सीन शूट किया। जो अतनु है, अतनु मुखर्जी द डायरेक्टर हाँ। फिल्म को संडास ले गए, संडास स्क्रीन राइटर्स लैब जो होता है, वहां पे मनीष मुंद्रा ने देखा जो दृश्यम फिल्म के ओनर है। अच्छा। उन्होंने तो 10 मिनट की ट्रीटमेंट सीन को देखकर बोला कि यार अगर तुम्हारे पास पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी है तो मैं तुम्हारी इस आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। He got a financer and he made his film। आप बहुत पैशनेट भी है म्यूज़िक को लेके। इसमें आप कुछ आगे करना चाह रहे हैं क्या कि एक सिंगिंग करियर भी हो या इस तरीके से कुछ? पता नहीं यार, मैं बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रहता हूँ इस चीज को लेकर। मैं सोचता हूँ कि क्या ये जरूरी है कि जो भी चीज हमें करना पसंद हो उस चीज को हम मोनेटाइज करने की कोशिश करें। हाँ। कभी कभी चीजें बस हमारी हॉबीज के लिए, हमारे बस पैशन के लिए मैं नहीं रह सकती कि सिर्फ हमें ये शायद ये बस एक किस्म का सुकून देती है और शायद इसलिए हम करते हैं। हाँ। और फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नहीं अगर मुझे करना आता है तो मैं इसको नहीं मोनेटाइज
और ये पता नहीं यार, ये शायद कहीं कभी कुछ हो जाए तो हो जाए, बट हाँ ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्शियसली इसको लेकर जो है पुश करूंगा इस आइडिया को। बट हाँ मैं कंटिन्यू जरूर करना चाहता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। आप अभी रिसेंट में मैं कवर भी जो एक डाले थे बहुत सुंदर था, जो आप बालकनी में अपने थैंक यू। शूट किए थे, बहुत सुंदर था। हाँ हाँ, फ्रैंक सिनाट्रा का गाना। हाँ। मैंने एक्चुअली मैं मेरा बॉम्बे में बैंड था, मैं प्रोग्रेसिव मेटल बैंड के लिए जाता था। अ, और मैं लिखता था बैंड के लिए, आई यूज्ड टू बी द कंपोजर ऑफ द बैंड। और फिर मैंने म्यूजिक छोड़ दिया है 2015-16 में ना, आई डोंट नो, आई गॉट सैचुरेटेड विद इट एंड मैंने छोड़ दिया। अच्छा। और फिर मेरे को 3-4 साल बाद पता नहीं सडनली कुछ अवेकनिंग आया और मैंने बोला यार कि ये मुझे नहीं छोड़ना चाहिए एंड आई शुड। तो अभी मैंने पहली बार जो जिंदगी में अपने आप को गिटार बजाना सिखाया था, खुद पिछले 2 महीने में। मेरे को गिटार बजाने नहीं आता था, जब गाता था। आप अभी रिसेंट में तो सीखे गिटार बजाना? इस 2 महीने में सीखे हैं हम यूट्यूब देख के। क्या बात कर रहे हैं, और इतना हार्ड बजाते हैं आप, क्या बात कर रहे एकदम बेसिक हम कॉर्ड, तुम किसी गिटारिस्ट को तुम पूछो तो बोलेगा भाई ये तो एकदम बेसिक एमेच्योर गिटारिस्ट हैं? अरे नहीं, है। बहुत बहुत सुंदर साउंड कर रहा था वो। सिंपल, हाँ सिंपल कॉर्ड्स। अभी हम बेसिकली कॉर्ड स्विचिंग वगैरह पे काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा आइडिया भी नहीं है कि मेरे को एकदम कोई गिटारिस्ट पेट्रूची लेवल का एकदम श्रेडिंग करना हो कोई। हाँ। बस इतना गिटार बजाने आए कि कोई बोले कि भाई ये गाना तुम सुना दो हमें, तो मैं सुना पाऊँ, या अपने लिए कभी भी बैठा हूँ फ्री में तो अपने लिए कोई गाना बजा पाऊँ अगर मुझे गाना पसंद है। इतना गिटार बजाना आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। क्योंकि शुरुआत में वो चीज़ होता है ना कि बजाते बजाते गाना दोनों का सिंक बैठाना बहुत मुश्किल है। भाई बहुत मुश्किल है यार, बहुत। ये शुरुआत का 40-45 डेज तो मेरे को बस किसी यही फिगर आउट करने में लग गया। वही। बजाते बजाते मैं गाऊं कैसे, क्योंकि या तो मैं बजाऊं या तो मैं गाऊं, दोनों कैसे। वही वो ना। साइकिल वाले बैठे, या तो मैं पेडल मारूं या तो मैं बैलेंस करूं, दोनों साथ में नहीं होगा। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। जबकि लेकिन आप तब भी कितना सुंदर लीड बजा रहे थे, कितना सही था। अरे थैंक यू, थैंक यू, वेरी स्वीट ऑफ यू। वाइट टाइगर आ रहा है, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? यार व्हाइट टाइगर इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ सो फार। इट्स बेस्ड ऑन अ बुक जिसका नाम द व्हाइट टाइगर है, जो हाँ। अरविंद अडिगा ने लिखा था। हाँ। ये 2008 में आई थी ये किताब, और ये बुकर प्राइज विनर थी किताब 2008 में। तो इसमें जो है मैं मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, बलराम भगत। ये बहुत एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिला यार मुझे। रुक के बाद, रुक वाज व्हेन आई प्लेड द सेंट्रल कैरेक्टर, उसके बाद मेरे को लगता है ये बहुत सालों बाद ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया है। और नेटफ्लिक्स ग्लोबल फिल्म है, तो 180 कंट्रीज में ये रिलीज होगी, दुनिया भर के लोग इसको देखेंगे। और इसका जो डायरेक्टर है इसके, रमीन बेहरानी है उसका नाम। बहुत दिग्गज डायरेक्टर है वो। मतलब अगर आपने क्या बोलते हैं, चॉप शॉप का नाम सुना है या मैन पुश कार्ट का नाम सुना है, ऑल दीज आर फिल्म, इंडिपेंडेंट फिल्म जो मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह में गई हैं एंड दे गॉट नॉमिनेटेड फॉर लाइक वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। अच्छा। बहुत कमाल के फिल्म मेकर हैं। तो वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनके साथ मैंने बहुत इंटीमेटली काम किया, और मेरे को लगता है मैंने अपनी जिंदगी में किसी फिल्म पे इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना मैंने व्हाइट टाइगर किया। प्रिपरेशन जुलाई में शुरू हुई थी और हम दिसंबर तक शूट किया उसको। तो 6 महीने आई वाज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द फिल्म। और बहुत मतलब सरियर एक्सपीरियंस था यार, टू वर्क विद प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और विजय मौर्य। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम किया मैंने, और बहुत मजा आया है। मतलब आई होप दैट द फिल्म, अनफॉर्चुनेटली ये पूरा जो भी कोविड के वजह से जो हो गया है सिचुएशन, उस वजह से ये शायद जो है कांस तो कैंसिल हो गया इस साल। अच्छा। और सलमान पर वेनिस वगैरह का पता नहीं, क्योंकि इनिशियली ये प्लान था कि ये वेनिस जाए। इस डायरेक्टर की पहली 2 फिल्में वेनिस में प्रीमियर हुई है। अच्छा। तो ये प्लान थी कि ये वेनिस में प्रीमियर करे इसको, बट पता नहीं यार, वेनिस तो अनलाइकली लग रहा है। बट हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी पॉजिटिव यार, क्योंकि मेरे लिए भी ऐसा बहुत बड़ी बात थी। मैं भी सोच रहा था ईयर के स्टार्ट में कि शायद मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं यूरोप ट्रैवल करूँ और फिल्म वगैरह को मिलूँ इंटरनेशनली, क्योंकि मेरा हमेशा ही एम्बिशन रहा है कि मैं इंटरनेशनली काम करना चाहता था हमेशा से। और ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया, और ये साला कोविड आके मतलब एक झटके में बहुत चौपट कर दिया है सब कुछ।
कुछ चौपट कर दिया, लेकिन हाँ यार, इट्स नेसेसरी टू नॉट आई गेस get bogged down by the situation, and you have to fight, and survival of the fittest है भाई, it's like a jungle. हाँ, क्या ही किया जाए। नहीं किया जाए, जाहिर किया जाए, ये चीजें अपने कंट्रोल में नहीं। तो हाँ, ये फिल्म जो है व्हाइट टाइगर अक्टूबर में रिलीज होगी यार, ये प्लान है इनका। आप इसका इंस्टाग्राम पोस्ट भी बहुत अच्छा डाले थे कि कैसे आप कैरेक्टर से रिलेट किए और कैसे आपको सब लोग के साथ काम करने में अच्छा, तो हमको लगता है काफ़ी साइकोलॉजिकली आप कनेक्टेड थे, काफ़ी मतलब रिसर्च करके इस कैरेक्टर को प्ले किया है। हाँ, इस पे तो अपन है ना फिर बात करेंगे, जब रिलीज होने वाली होगी ना, तब हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। इसकी बहुत कहानियां हैं इसको लेकर, मतलब कहीं और ही चला गया था मैं वो 2-3 महीने ना, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। हाँ यार, बहुत बहुत अलग सा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसी चीजें मैंने देखी, ऐसे काम मैंने किए, मतलब दूसरे आइडेंटिटी पे मैंने लिटरली जिया है कुछ वीक्स और कुछ महीने। तो अलग ही ट्रिप, मेंटल, उसके बारे में विस्तार कर। ये आपका जो जैसे किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं या कुछ भी करते हैं आप ऐसा एक्टिंग से रिलेटेड, इसके बाद थोड़ा सा साइकी को भी अफेक्ट करता है ना, कि मतलब बहुत भारी पड़ जाता है। 100%, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम कितना एज एन एक्टर तुम उसको कितना टाइम दे रहे हो, तुम्हें एज एन एक्टर कितना टाइम मिल रहा है। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ ना फ्रेंकली, एक तो अब जैसे मेथड एक्टिंग की जब हम बात करते हैं और जब हम बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, वाकिन फीनिक्स और डैनियल डे लुइस वगैरह को देखते हैं, और हम इनकी इंटरव्यू पढ़ते हैं, और सिलियन मर्फी की इंटरव्यू पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि यार ये 3-3, 4-4, 5-5 महीना जो है ये इसमें जो है अलग एक जोन में थे। हमारे यहाँ वो लिबर्टी कहाँ है ना, हमारे यहाँ साला अगर दिसंबर में शूटिंग शुरू होना है तो नवंबर में तो कास्टिंग खत्म। बताइए, तो तुम्हारे पास 15 दिन या 20 दिन होता है प्रिपरेशन का, तुम क्या मेथड एक्टिंग करते हो? हाँ, तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। मतलब तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि इस चीज में मैं बहुत लकी था कि व्हाइट टाइगर क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, मुझे 2.5-3 महीने का जो है प्रिपरेशन टाइम मिला। मुझे जून में मालूम पड़ गया था कि मैं करने वाला हूँ ये, और हमारी शूटिंग जो है वो सितंबर मिड में शुरू हुई। तो मेरे पास पूरा जुलाई और अगस्त और सितंबर के 15-20 दिन थे। ये बहुत बड़ा लग्जरी है, ये एक्टर्स को नहीं मिलता है, और क्योंकि मेरे पास ये लग्जरी था, मैं इतना काम कर पाया उसमें। सही। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जिस किसी भी कैरेक्टर मैं करूँ उसको मैं बहुत बारीकी से समझूँ। एक चीज़ पूछना चाहेंगे हम कि जैसे कितना ज़रूरी है कोई भी एक्टर को फिल्म स्कूल जाना, उसके बिना भी कुछ हो सकता है, एक कुछ अलग सीखने को मिलता है अपने को फिल्म स्कूल में? हाँ यार, फिल्म स्कूल जाके ये जरूर फायदा होता है कि आपको टेक्निक्स के बारे में क्लियरली मालूम पड़ता है। ये भी जरूरी है कि आप अच्छे फिल्म स्कूल जाओ। आजकल जो है जगह जगह पे जो है प्राइवेट लोगों ने अपनी फिल्म स्कूल खोल दी है। तो आपको इस बात से फर्क होना चाहिए कि आप किस जगह जा रहे हो। प्रोवाइडेड आप अच्छे जगह जाओ, आपको अच्छे टीचर्स मिले, वो आपको अच्छे टेक्निक सिखाएंगे, और उन टेक्निक से आपको फिर ये समझ आएगा कि सर ये टेक्निक मेरे लिए काम कर रहा है और ये नहीं काम। तो ऐसा भी नहीं है कि तुमने एक बार ट्रेन कर लिया, तुम फिल्म स्कूल चले गए और उसके बाद तुम जो है अपना सब भूल भाल के बैठ गए, और फिर तुम बस है जो अपना शूट कर रहे हो और घर आ रहे हो और नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, और फिर तुम सीधा शूट पे जा रहे हो। As an actor also you have to do certain things on an everyday basis. तुम्हारे मेन 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, जो तुम्हारा वॉइस और तुम्हारा बॉडी। एज एन एक्टर तुम्हारे मेन 2 इंस्ट्रूमेंट है। तुम्हें ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को हर दिन प्रैक्टिस करना है। अब कैसे प्रैक्टिस करने हैं तुम्हें फिगर आउट करना है। अच्छा, आपके मम्मी पापा डांट डपट करते हैं क्या, कि या पहले कुछ ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन रखे थे कि नहीं आपको इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, ऐसा कुछ था क्या? वो एक्सपेक्टेशन ना मेरे भाई ने हल्का कर दिया। मेरा भाई ओवर अचीवर है, वो IIM लखनऊ से पढ़े हैं और मतलब मेरे से 7 साल बड़े हैं। अच्छा, लिए फादर फिगर देते भी है। मैं मतलब मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जो बड़े भाई हैं मेरे लिए सब कुछ है। मैं अगर वो नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं जैसी बात करता हूँ, जो मेरी ओपिनियन है चीजों के बारे में, जो मेरी आइडिया है, जो मेरा टेस्ट है, सब कुछ
अक्वायर्ड है मेरे इसका पर। सिबलिंग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है टेस्ट का, बहुत इम्पैक्ट। बड़े भाई का होना ना छोटे भाई को बहुत फायदेमंद होता है। अगर उसको ये बात की समझ हो हाँ हाँ तो उसको बहुत फायदा हो। हाँ। तो मुझे लगता है मैंने भरपूर फायदा उठाया है इस बात का। वही वही। तो हाँ यार, क्योंकि मेरे भाई एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थे, शायद मेरे ऊपर वो प्रेशर कभी था नहीं। मैं हमेशा बहुत एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में। अच्छा। हाँ बहुत एवरेज। सेम, अपने को मैंने पढ़ाई लिखाई उतना कुछ जमता नहीं था, काम भर मतलब कि ठीक ठाक ले आते थे, चलता था उतना, ऐसा ऐसा सीन। हाँ एवरेज एवरेज मतलब मैं कभी क्लास में टॉप 10 में नहीं आया, बस बस। और आखिरी 10 में भी नहीं आया, बीच में रहा। ये सही सही बात है। हाँ सेफ सेफ खेला हूँ एकेडमी ना। सेम खेल के पार किए। राहुल द्रविड़ जैसा मैं नहीं खेला पूरा जो है 15 डिग्री। तो हाँ यार, ये प्रेशर नहीं था, और मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव थे मेरे करियर चॉइस को लेकर। तो अभी ऐसा नहीं बोलते ना कि यूपीएससी कर लो या ऐसा कुछ, एसएससी का भर लो? अब नहीं बोलते यार, अब नहीं बोलते, लेकिन 3-4 साल पहले तक भी बोलते थे कि एमबीए कर लो। अच्छा। जब रुख वगैरह नहीं किया था तब उनको लगता था कि पता नहीं यार ये क्या है, इसका जो है शायद भरोसा था, बट डर तो रहता है ना यार माँ बाप होने की। हाँ इतना तो मेरे को लगता है कि वो रीजनेबल है, हाँ और हर माँ बाप में होता है सही बात है। कि जब तक एकदम तुम तोड़, तब तक वो माँ बाप के अंदर डर रहता है कि क्या मेरा बेटा कर पाएगा ये। हाँ। बस वही था उनके अंदर। थैंक यू आदर्श, थैंक यू सो मच। आप इतना टाइम निकाले, हमको तो लगा था कि आप भाव ही नहीं देंगे। जाने तो कौन है लोग। और मेरे को काफी बहुत मजा आया तुम्हारे साथ बात करने में, बहुत जेन्युइन इंसान लगते हो तुम, थैंक्स आदर्श। जो 1 घंटा जो तुमसे बात करके। एक और चीज़ कंक्लूडिंग वाला आदर्श वो बोल दीजिए कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रोक प्रोडक्शंस। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये लोग बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, और इन्होंने जो मोहित जो है हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल इंटरव्यू लिया मेरा, और बहुत पेशेंस रखा इन्होंने मेरे आंसर्स के लिए। बहुत बातें करता हूँ मैं जब मुझसे बात कराया जाता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई एम श्योर दे हैव अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट कमिंग अप।